Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you in the new lecture in which we will start with the physics of 11th class. We were not posting any video for a long time due to some personal problems, but with the grace of God, everything is okay now. So, from today onwards, I will be posting a regular lecture of 11th, 12th, and undergraduate classes for physics subject and even for the forensic science also. So today we will be starting a new chapter of 11th physics, and that chapter is units and measurements. तो देखिए, हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो हम किसी शॉप पर जाते हैं। मान लीजिए हमें चीनी खरीदनी है, तो अगर हमें चीनी खरीदनी है तो हम शॉप वाले को बोलते हैं कि भैया हमें 2 किलो या 1 किलो शुगर दे दीजिए, यही बोलते हैं। और अगर हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ हम बोलते हैं कि भैया मुझे 1 मीटर या 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। कभी ऐसे तो नहीं बोलते कि मुझे 2 किलो कपड़ा दे दीजिए। जनरली हम यही बोलते हैं कि मुझे 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर कपड़ा चाहिए। इसी तरह से जब हमें कोई समय के बारे में सोचना होता है, टाइम के बारे में सोचना होता है, तो हम टाइम को ऐसे मापते हैं कि ये काम कितने टाइम में हो जाएगा। 10 सेकंड लोगे आप, 15 सेकंड लोगे या 20 सेकंड लोगे या 2 घंटे लोगे। तो सबसे जो लोएस्ट यूनिट है वो हम बोलते हैं सेकंड्स। तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि 10 सेकंड किसके लिए यूज़ करा हमने, वो टाइम के लिए। अभी आप ये देखिए, यहाँ पर जो हमने मेज़र किया है 2 kg, ये हमने क्या चीज़ मेज़र की है? ये हमने मेज़र किया मास। यहाँ हमने 2 मीटर लेंथ मेज़र की है और यहाँ हमने क्या मेज़र किया है? टाइम। तो ये जो 3 है ना, मास, लेंथ और टाइम, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको हम? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल डेफिनेशन। कि हमने लॉज ऑफ फिजिक्स यूज करने हैं और उनको यूज करके हम इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। क्या ये जो क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, क्या ये सिर्फ 3 ही है दुनिया में या और भी हैं? और भी हैं। आप 9th में पढ़ के आए हो, आपने एक क्वांटिटी पढ़ी होगी फोर्स, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपने एक क्वांटिटी पढ़ी होगी 9th में मोमेंटम, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से आपने पढ़ी होगी प्रेशर, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ओके, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अभी एक क्वांटिटी आप 10th में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ना कुछ ऐसी जरूर हैं जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल हैं। मीन जिनको हम और जिनको एक किसी यूनियन ने, किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनको डिफाइन कर दिया है। साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है? वो पेरिस के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वेट एंड मेजर्स की, राइट। तो उस कन्वेंशन के अंदर ये डिसाइड कर लिया गया कि कुल 7 क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। उन्हीं क्वांटिटीज से मिलके और नई क्वांटिटीज बन सकती हैं जिनको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि हमने उनसे वो डिराइव करनी है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉज ऑफ फिजिक्स से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मास, मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो मेरे को क्या चाहिए? अगर मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए मीटर्स में है, तो मेरे को क्या चाहिए? मीटर रॉड चाहिए। अगर थोड़ी कम है, 1 मीटर से कम है, मान लीजिए आपकी 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स में है,
तो मुझे क्या चाहिए, छोटा स्केल चाहिए जो बच्चे लेके घूमते हैं। और अगर वही लेंथ थोड़ी और ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे एक मेजरिंग टेप चाहिए जो मिस्त्रियों के पास होती है, देखी होगी आपने, है ना। और अगर वो लेंथ किलोमीटर्स में है तो फिर मुझे कुछ और मेथड चाहिए, जैसे लेज़र है, हम लेज़र से भी काफ़ी दूर का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस चैप्टर में आगे आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मान लीजिए आप दो प्लैनेट्स या दो स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को मापना चाहते हो, वो भी तो लेंथ ही है ना, तो वो लेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए कुछ यूनिट्स बना दिए गए, जैसे लाइट ईयर एक यूनिट बना दिया गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स हैं, सारे इस चैप्टर में आगे आएंगे। तो ये सारे यूनिट्स जो हैं ये किसके 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 साथ रिलेटेड है, किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेंथ के लिए। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास लॉज हैं कि इतनी लेंथ ही 1 मीटर होगी, तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो वो भी सारा आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगा कि हमें कैसे पता चला कि इतनी लेंथ ही 1 या 10 सेंटीमीटर है, हमें कैसे पता चला, वो भी इस चैप्टर में आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो प्रकार की क्वांटिटीज में बांट दिया गया है। पहली तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और जो दूसरी हैं वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो मैंने आपको बताया एक साइंटिस्ट की कन्वेंशन हुई, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको सिर्फ 7 लिया गया, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा गया है। फंडामेंटल इसलिए कहा गया है कि उनको हम तोड़ नहीं सकते और उनके छोटे भाग नहीं किए जा सकते, और ठीक है, और उनको मिला के कुछ नया बना दें, नई क्वांटिटी बना दें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं और ज्यादा समझ आएगा आपको। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, तो अभी बता देता हूं आपको, फोर्स जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे, अगर आपने 9th की है ध्यान से तो आपको पता होगा फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जरा ध्यान से समझिए, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। ये तो सुना होगा आपने 9th में। जिन लोगों ने 9th ध्यान से की है उनको +1 में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज थोड़ी सी आएगी। तो अभी ये जो F है फोर्स, m हो गया मास, a हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा, जो एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट, वेलोसिटी क्या चीज है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ टाइम मास, नीचे हो गया आपका ये लेंथ, ये था आपका एक्सेलरेशन। यहां थोड़ा साफ साफ बताता हूं आपको, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी होती है वो मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट वास्तव में क्या है, लेंथ ही तो है ना, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो आप देखिए फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास, लेंथ और टाइम से बनी हुई है। मास, लेंथ और टाइम के क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव किया है, नई चीज बनाई है हमने। फोर्स एक ऐसी टर्म होगी, तो इसलिए फोर्स को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और इन मास, लेंथ, टाइम को हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले शुरू में जब फिजिक्स बनाई गई थी तो सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल थी, बेसिक थी, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। वो थी मास, लेंथ एंड टाइम, MLT। लेकिन बाद में जब ये साइंटिस्ट की कन्वेंशन हुई तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसको SI सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका फ्रेंच नेम है। तो इसको अगर इंग्लिश में करते हैं तो वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी उस कन्वेंशन में डिसाइड कर लिया गया
कि भैया 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से काम नहीं चल रहा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो साइंटिफिक कन्वेंशन में, एसआई सिस्टम में ये डिसाइड कर दिया गया कि भैया 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। कौन कौन सी जो पहले मानी गई थी शुरू में? मास, लेंथ एंड टाइम। उन्होंने कहा इसके अलावा 4 और क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल मान के चलो आप, ठीक है। तो वो 4 कौन सी हैं? 1, 2, 3, चौथी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। 5वीं क्वांटिटी है टेम्परेचर। 6ठी क्वांटिटी है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और 7वीं क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया। क्या कहा गया इनको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि दुनिया की बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो इनसे डिराइव्ड होंगी, उनमें ये कोई ना कोई 3, 4, 1, 2 कोई ना कोई जरूर आएगी, 100% आएगी। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी कि अगर आप उसको तोड़ते जाओ उसके फार्मूले को, तो उसके फार्मूले में एंड में यही 2, 3 या ये 3, 4 ये इनमें से ही कोई ना कोई होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, एक यूनिक सोच दी गई थी इसको कि हमने इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहना है। बाकी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आपको चीनी खरीदनी है या आपको कपड़ा खरीदना है तो आप क्या कहते हो वहां पे जाके? मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो ये मीटर है ना भैया, इसको, इस क्वांटिटी की, ये तो होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, इस चीज को हम बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या चीज है? यूनिट वास्तव में एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि 1 मीटर लेंथ इतनी होगी, तो मेरे को क्या पता कि इतनी लेंथ 1 मीटर है या इतनी 1 मीटर है या इतनी 1 मीटर है। तो जब साइंटिस्ट की कन्वेंशन होती है ना, तो उन्होंने कुछ फार्मूलाज बना दिए, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, एक एलॉय होता है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। इसके ऊपर टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक सिलेंडर लिया, एक फिक्स साइज का, फिक्स डायमीटर का, फिक्स लेंथ का, वो मैं आपको बता दूंगा, और उन्होंने उसको एक डिब्बे में, कांच के डिब्बे में प्रिजर्व कर दिया। और उन्होंने कहा कि इसके बराबर आप एक लोहा या कोई मेटल ले लो, उसके ऊपर 1 किलो, ऐसा आता है ना, आपने बट्टा देखा होगा जो पत्थर आता है इसका 1 किलो का, है ना, अगर आपने कभी सब्जी खरीदी हो तो उसके ऊपर 1 किलो लिखा होता है। तो उसके ऊपर 1 किलो की स्टैंप लगा दी और उसको हर कंट्री में ऐसे बना बना के भेज दिए। उन्होंने कहा ये स्टैंडर्ड है, यानी कि इसके वजन के बराबर लोहा लेके उसके ऊपर स्टैंप लगाई और उसको हर जगह भेज दिया कि ये 1 किलो है। अब इस 1 किलो के हिसाब से अपने अपने कंट्री में बना लो जितने बनाने हैं आपने। ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होगा जो वहां से आया था। इसका मतलब कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड जो चूज किया है हमने, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है, कंपैरिजन कर रहा है बेसिकली, इसलिए उसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजर ही तो करना है हमने, इस पूरे चैप्टर में करना क्या, मापना ही है बस हमने, ठीक है। तो ये जो मीटर आप देख रहे हो ये यूनिट हो गया। अब एक हैरानी की चीज देखिए, अगर मैं कहूं कि ये मीटर की जगह सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है भाई? 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। अब देखो, जैसे ही यूनिट छोटी हुई तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू n टाइम्स यूनिट, या क्वांटिटी इक्वल टू n टाइम u। देख लो, क्वांटिटी जो भी है आपकी, मास है जो भी है, n मान लो 1 या 2, और यूनिट हो गया किलोग्राम। अगर मैंने इसे ग्राम बनाने हैं तो क्या बन जाएगा? 2000 ग्राम। देखो, यूनिट छोटा हुआ तो ये n बड़ा हो गया। इसका मतलब जो n होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। जैसे यूनिट बड़ा होगा, देखो बड़ा हो गया यूनिट, किलोग्राम बड़ा होता है तो n छोटा हो जाएगा। कोई डिनोमिनेटर में है ना, ये इनवर्स रिलेशन है, देखो छोटा हो गया। जैसे ही यूनिट छोटा होगा, ये रहा छोटा यूनिट ग्राम, वैसे ही n बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर चीज नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा तो पूरी चीज क्या होगी? बड़ी हो जाएगी।
तो आपका ये क्या होगा 2000 बढ़ गया। तो ये भी एक खासियत है, आपने ध्यान रखनी है कि जो n है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्लियर? तो क्वांटिटी कैन बी रिटन एज n टाइम्स u। कहने का मतलब उस क्वांटिटी के अंदर कितने यूनिट समाये हुए हैं, कितने यूनिट चाहिए उसको मेजर करने के लिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जिससे हम क्वांटिटी को कंपेयर करके मेजर कर सकें। बस ये चीज है। आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये 7 हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके अपने यूनिट्स भी होंगे, है ना। तो जो यूनिट्स है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट काम आते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के काम आते हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बस अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपको मैं बता दी 7 होती हैं ये वाली। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इनके अलावा कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है। ये ऐसा ही सिस्टम में बना दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कहीं भी चले जाओ, चाहे यूएस में जाके पढ़ाई करोगे वहां भी यही होगा। अभी इन फंडामेंटल्स को यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जा सकती है। मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल भी दिया था, जैसे मैंने आपको फोर्स का और एग्जांपल दे देता हूं। चलिए, एक होता है आपका ले लीजिए मोमेंटम। ठीक है, देखते हैं मोमेंटम जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, पता चल गया 7 ही होती है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू m इंटू वी। वी क्या होती है? वेलोसिटी। m हो गया मास। चलो एक तो आ गई फंडामेंटल इसमें डिराइव्ड, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसमें एक फंडामेंटल। डिराइव्ड का मतलब क्या है कि आप फंडामेंटल को यूज करके एक नया फार्मूला डिराइव कर रहे हो, एक नई क्वांटिटी बना रहे हो। तो आप फंडामेंटल्स को यूज करके नई क्वांटिटी तो बना रहे हो, मोमेंटम। इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वास्तव में लेंथ ही है, तो लेंथ अपॉन टाइम। लो जी, अब बताओ मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है और उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही है उसके फार्मूले में? मास, लेंथ, टाइम। और मास, लेंथ, टाइम क्या है? अभी बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होगी? ये होगी भाई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे हजारों हैं, जितनी मर्जी बना लो, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। उनका एंड करोगे ना, फार्मूले रखते जाओगे, तो एंड में यही मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, इसलिए इनको फंडामेंटल कहते हैं, क्योंकि इनको यूज करके आप नई क्वांटिटीज को डिराइव कर रहे हो। क्लियर? तो अब इन फंडामेंटल फिजिकल 7 क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस यूनिट की जरूरत होती है उस यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स की जरूरत होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहले इनके यूनिट्स देख लेते हैं। तो पहले मास का यूनिट, मास का यूनिट हमेशा लेंगे किलोग्राम। ठीक है जी। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर। टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट कैंडला। कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट मोल। 1 मोल सुना होगा आपने 9th में। तो ये 7 की 7 कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि ये यूनिट्स इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के काम आती हैं। इनकी हेल्प से आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो, इसलिए इनका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या हैं? जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, मोमेंटम। तो मोमेंटम की यूनिट बनानी है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, इनका याद होना चाहिए, बस बड़ा आसान है। पहले मोमेंटम का फार्मूला लिख लिया इनकी टर्म में, फंडामेंटल की टर्म में, ये वाला फार्मूला है। मास की यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम। लेंथ की मीटर। टाइम की सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट होगी? मोमेंटम की। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लो जी, डिराइव्ड यूनिट आ गई ये वाली। ये किसकी यूनिट है? इस डिराइव्ड क्वांटिटी की। कोई और डिराइव्ड क्वांटिटी बोल दो अगर आपको कोई याद हो तो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं, फोर्स करा दी, मोमेंटम करा दी,
और कौन सी ले सकते हैं हम? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ ही होगी ना, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, तो लेंथ स्क्वायर होगी। एक्सेलरेशन अभी हमने कहीं निकाली है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी अभी निकाल चुके हैं हम यहाँ पे, ये रही लेंथ बाय टाइम, तो ये हो गया एल बाय टी स्क्वायर। तो देखो मास आ गया, एक्सेलरेशन की जगह एल बाय टी स्क्वायर आ गया, ये एल स्क्वायर आ गया, ये एल से एक एल कट गया, आपके पास बच गया एम अपॉन एल टी स्क्वायर। एम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी आप देखो इस यूनिट को इतना लंबा याद कौन करेगा? तो फिर साइंटिस्ट पता क्या करते हैं, वो अपने नाम पे यूनिट रख देते हैं। जैसे पास्कल ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था, तो उसने पास्कल यूनिट रख दी। छोटा प्रेशर है तो बार्न रख दी, है ना। ऐसे अलग अलग यूनिट्स उन्होंने प्रेशर के लिए बना दी। क्लियर? वो हम आगे जब डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बोर्ड से बताता जाऊंगा वो, ठीक है। उसको आपने याद कर लेना है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी आपको पूरी फिजिक्स में कहीं क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, कुछ समझ ना आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी मैं इसमें आपको कुछ दो चीजें बताना भूल गया था। जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं ना, तो एसआई सिस्टम के अंदर उन 7 क्वांटिटीज के अलावा दो ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि जब हम, सप्लीमेंट्री का मतलब है सिंपल कि जब हमने एक मीटिंग की, हमने एक कन्वेंशन की, हमने उसमें 7 क्वांटिटीज बता दी कि भाई आज से ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगली कोई मीटिंग हुई, उसमें हमने कहा नहीं 2 और भी हैं, इनको भी रख लो, तो वो होगी सप्लीमेंट्री, जो एक्स्ट्रा बाद में रखी जाती हैं, एक्स्ट्रा पार्ट। जैसे सप्लीमेंट्री रीडर होता है, पढ़ते हो ना, तो ऐसे सप्लीमेंट्री यूनिट बना दी कि एक्स्ट्रा बाद में जो दी गई हैं वो 2 हैं। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट है रेडियन, और इसके लिए यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल मोटा मोटा आपको अंदाजा दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका एंगल हो गया, दिस इज प्लेन एंगल। सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल का पार्ट लिया है मैंने, ठीक है। तो जिसमें आपका ये हो गया रेडियस, ये हो गया एल, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, है ना। ये आपको आपने पढ़ी हुई है चीजें। ऐसे ही सॉलिड एंगल क्या चीज है कि अगर यही स्फीयर का पार्ट हो, ठीक है, ठीक है, तो एक मान लीजिए जैसे कोन है, आपने कोन देखी होगी, तो कोन में जो ये वाला एंगल होगा ना, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसको हम मेजर करेंगे स्टेरेडियन से। जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो जो एंगल है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जब वो 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, तो हम उसको बोलेंगे प्लेन एंगल, और उसका होगा रेडियन, ठीक है। तो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जिनका नाम है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उन 7 के अलावा। और 2 फंडामेंटल यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन है उन 7 यूनिट्स के अलावा, है ना। दोबारा याद करा रहा हूं, 7 फंडामेंटल, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे भैया। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनके यूनिट, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो इन 7 यूनिट की, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और उनके 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ये याद रखिए आप, ठीक है। अब आता है कि आपके जो एसआई सिस्टम है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लोग इतने क्यों पागल हो रहे हैं? इंटरनेशनली हमने इस सिस्टम को क्यों अडॉप्ट कर दिया? उन्होंने ऐसा क्या है इस सिस्टम के अंदर कि इसको सारी दुनिया एसआई सिस्टम को ही फॉलो करती है? वो कहती है कि हमने जब मेजरमेंट करनी है ना,
तो हम एसआई सिस्टम में फॉलो करेंगे, ऑल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, ब्रैकेट्स में लिखा होता है कहीं पर न्यूमेरिकल्स में। तो एसआई सिस्टम को क्यों फॉलो करना है, ऐसी क्या खासियत है भाई इसमें? तो बड़ी खासियत, सबसे पहली खासियत तो ये है भाई कि इट इज अ मीट्रिक सिस्टम, मैट्रिक नहीं मीट्रिक, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीट्रिक सिस्टम वो होते हैं जिसको हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 की पावर में, है ना। जैसे मैंने कहा किलो, तो किलो का मतलब होता है 10 टू पावर 3, है ना। जैसे हम कभी बोलते हैं मेगा, तो मेगा होता है 10 टू पावर 6। छोटे में जाओगे मिली, 10 टू पावर -3, माइक्रो 10 टू पावर -6, है ना। तो ये बड़े यूनिट्स हो गए, ये छोटे यूनिट्स हो गए। तो ये सारे यूनिट से पहले लग सकते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं इनको हम। तो ये इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो 10 की पावर्स में। तो उससे क्या होता है, चीज को लिखना आसान हो जाता है। मान लो मैंने ऐसे लिखना है कि ये ना जी ऐसे है, लिखते हुए गलती भी तो हो सकती है, एक आधी जीरो भूल सकता है बंदा, लेकिन अगर वैसे हो तो 10 टू द पावर 5 है भैया ये, बस। कितना आसान हो गया, जल्दी भी हो गया, इजी, कन्वीनियंट और एरर फ्री, यहाँ एरर के चांसेस हैं। तो इस सिस्टम में केवल खासियत है एसआई सिस्टम में कि इसमें सारे यूनिट्स मीट्रिक सिस्टम में लिखे जा सकते हैं। मीट्रिक सिस्टम मतलब 10 की पावर में लिखे जा सकते हैं। किसमें लिखे जा सकते हैं? 10 की पावर में, ठीक है। उसके बाद है ये सिस्टम, दूसरी खासियत है, दिस सिस्टम इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है कि जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, एसआई सिस्टम में मान लो एक क्वांटिटी है, तो उसमें दूसरे यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाले जा सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कि अगर आपके पास कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड यूनिट है, उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल, अभी दिखाया था मैंने आपको, बताया था कि फोर्स का कैसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो हो गया मल्टीप्लाई। फिर एक्सेलरेशन का कैसे निकाला था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हो गया ना डिवाइड। तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आप फंडामेंटल यूनिट्स को या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हो। सिर्फ इन्हीं यूनिट्स में, इसी सिस्टम में खासियत है, और किसी में ये खासियत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है कि ये सिस्टम रैशनल सिस्टम है। दिस सिस्टम इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कि एक यूनिट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज होता है, दो के लिए यूज नहीं होता। सिंगल यूनिट फॉर सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। इररेशनल नहीं है, मतलब इसके बाप का राज नहीं है किसी का। रैशनल का मतलब हो गया कि एक सिस्टम है, उसमें अगर एक क्वांटिटी है तो उसका एक ही यूनिट होगा, दो यूनिट नहीं होंगे। क्लियर? उसके बाद चौथी चीज है, ये सिस्टम एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसमें कोई ग्रेविटेशनल यूनिट्स यूज नहीं किए हमने। ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। ग्रेविटेशनल यूनिट्स यूज ही नहीं करे हमने उसके अंदर कहीं भी, तो वो सिस्टम को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये चार खासियत हैं, मैट्रिक सिस्टम, कोहेरेंट है, ये रैशनल है, एब्सोल्यूट है। ये एसआई सिस्टम की खासियत है, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो अब इसके बाद है कि जो यूनिट्स हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं, इनके सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। तो हमने पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये चार तरह के हैं भैया, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम होता है MKS सिस्टम, अभी बता दूंगा क्या है। दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के सिस्टम है ये। तीसरा होता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और चौथा होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या है, बड़ा आसान है। इस सिस्टम के अंदर मतलब साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बना दी है भैया, अगर आपको MKS में चलना है तो उसका मतलब ये होगा कि लेंथ हमेशा मीटर में, मास हमेशा किलोग्राम में, और टाइम हमेशा सेकंड में मेजर किया जाएगा। यानी कि जब आपको मास, लेंथ, टाइम, पहले होता क्या था, पहले तीन ही क्वांटिटी फंडामेंटल होती थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम। उसके आधार पे ना ये पहले तीन सिस्टम बना दिए गए। उसके बाद पंगा खड़ा हो गया, उन्होंने देखा कि कई जगह पर कुछ और क्वांटिटीज भी हैं
जो फंडामेंटल जैसी लगती है, जिनको हम और नहीं तोड़ सकते, सिंपलेस्ट है वो। तो उन्होंने कहा कि 4 क्वांटिटीज और हैं, तो फिर साइंटिस्ट की कन्वेंशन ने क्या किया, उन्होंने उन 3 के साथ 4 और ले ली, तो टोटल क्वांटिटीज होगी 7। ठीक है बेटा। तो उन 7 क्वांटिटीज में से हमने नया सिस्टम बना दिया जिसका नाम रखा एसआई सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहले ये देखते हैं कि एमकेएस सिस्टम का क्या मतलब है। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। कि लेंथ हमेशा मीटर में, मास हमेशा किलोग्राम में, और टाइम हमेशा सेकंड में मेजर किया जाएगा अगर आपने एमकेएस सिस्टम यूज करना है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी समझ आ जाएगा। उसके बाद अगला सिस्टम है सीजीएस। लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में, मास हमेशा ग्राम में, और टाइम हमेशा सेकंड में। टाइम सेकंड में, ये दोनों में। अब एक न्यूमेरिकल कराया मैंने आपको। मैंने कहा कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका मास 10 किलोग्राम है, और वो इंस्ट्रूमेंट अपने पहियों पर चल रहा है, ठीक है, और वो 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। भाई एक तरफ तो मैं मास ले रहा हूं किलोग्राम में, और फिर मैं कह रहा हूं कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में नहीं चलेगी। या तो आप, अगर आप मास किलोग्राम में ले रहे हो तो आपको लेंथ मीटर में लेनी पड़ेगी, अगर आप मास ग्राम में ले रहे हो तो लेंथ सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। इंटर मिक्स नहीं कर सकते आप, हमारा राज नहीं है मतलब। ठीक है, इसलिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए थे शुरू में। एक सिस्टम और होता है, ये हो गया फुट, की जो लेंथ है वो फुट में ली। आप पढ़ते नहीं हो, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, सुना होगा आपने, ये वो वाला फुट है। तो लेंथ का यूनिट हो गया फुट, मास का यूनिट हो गया पाउंड। आप पढ़ते नहीं हो, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, इसका वजन 10 पाउंड है या 15 पाउंड है। तो पाउंड, जैसे ऊन खरीदते हो आप, ऊन भी पाउंड में खरीदिए। ब्रिटिश यूनिट्स हैं सारे, तो ब्रिटिशर्स पागल थे, वो यहां छोड़ के कुछ अभी चीजें। उसके बाद एस हो गया सेकंड, ठीक है, टाइम का भैया। तो याद रखें एमकेएस सिस्टम के अंदर मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, सीजीएस में मास को मेजर करने के लिए ग्राम, और एफपीएस में पाउंड होता है। अब लेंथ मेजर करने के लिए एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, सी मैंने सेंटीमीटर, और एफपीएस में फुट होता है। ठीक है, वैसे बता देता हूं, 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसलिए 1 फुट में 30.46 सेंटीमीटर होते हैं। ये कोई मतलब बच्चों की चीजें हैं, ये आप पढ़ सकते हो, सारा पढ़ा भी हुआ है आपने पहले। अब आ गया एसआई सिस्टम। यहां तो कमाल ही हो गया। यहां उन्होंने कहा कि भैया 3 क्वांटिटीज है ही नहीं, क्वांटिटीज ही 7 हैं, और अगर 7 हैं तो सातों के लिए मैं ऐसे नाम नहीं दे सकता एमकेएस सीजीएस। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि इसके अंदर 7 क्वांटिटीज हैं और उनके 7 यूनिट्स हैं, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। कौन कौन से बताइए, 7 क्वांटिटीज कौन सी हैं। सबसे पहली क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, वो तो रहेगी ना, वो दुनिया से जा नहीं सकती। चौथी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठी क्वांटिटी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सातवीं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सॉरी वो इलेक्ट्रिक करंट दोबारा बोल दिया मैंने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एक क्वांटिटी होगी टेम्परेचर। ये 7 क्वांटिटीज होंगी। इनके यूनिट क्या होंगे मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये 7 एसआई सिस्टम के अंदर क्वांटिटीज हैं, उनके 7 यूनिट्स हैं। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनमें से आपकी मर्जी है, आप इंटरमिक्स नहीं कर सकते हो। अब आपको एक खास बात बताता हूं, आज की डेट में इनमें से कोई सिस्टम यूज नहीं किया जाता, ये वाला सिस्टम ही चलता है। इसको यूनिवर्सली, ठीक है, नॉट यूनिवर्सली, यूनिवर्स नहीं, इंटरनेशनली, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर दिया गया है एसआई सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, फ्रेंच नेम है, फ्रेंच में ऐसे यूज होते हैं। तो जिसका इंग्लिश मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। चाहे आप
मिडल ईस्ट में जाके पढ़ाई करो, चाहे आप यूएस में पढ़ाई करो, चाहे आप कहीं भी पढ़ाई करो, आपको हर जगह पर ये आपको मिलेगा सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर एमकेएस तो आ ही गया ना भाई, वही मास लेंथ टाइम मीटर किलोग्राम सेकेंड, वो तो आ ही गए। ठीक है, ये दो सिस्टम जो इस समय डिस्कार्ड हो गए, बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रडार। रडार क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि वहां पे ना एक बहुत बड़ा रडार लगा, आपने देखा भी होगा अगर कहीं गुड़गांव, आप गुड़गांव में या किसी मिलिट्री एरिया में रह रहे हो, देखो कैसे एक छतरी नुमा एक डिवाइस होती है जो घूमती रहती है। वो है क्या, बहुत सिंपल है। अगर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो दुनिया में कई तरह की वेव्स हैं, ठीक है बेटा, जो हम बोल रहे हैं ना, इसको ये कौन सी वेव्स हैं, दीज आर ऑडियो वेव्स। कौन सी वेव है ये, ऑडियो वेव। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी ऑडियो वेव्स ह्यूमंस के मुंह से निकलती है, पता है आपको? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम 20K भी बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, है ना? या ये बोल लो या ये बोल लो, एक ही बात है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो ऑडिबल रेंज होती है, जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। आपको बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही सब कुछ होता है। जो एनर्जी होती है किसी भी वेव की, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित होती है। वो इस फार्मूले से दी जाती है, E इक्वल टू एच न्यू। ई मीन एनर्जी ऑफ द वेव, एच ना एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें आएगा। और न्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ई होती है एनर्जी ऑफ द वेव। एनर्जी मतलब पावर। तो अब देखो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तभी तो मान लो मैंने बोला, यहां से मैंने भाषण दिया, कितनी दूर तक सुनाई दे देगा? 10 मीटर, 20 मीटर। माइक लगा लूंगा, लाउड स्पीकर लगा लूंगा तो 100 मीटर, 200 मीटर, उसके बाद तो सुनाई नहीं देगा। इसीलिए अगर मेरे को कुछ भी बोल के और किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाना है तो मुझे बीच में एक वायर चाहिए और सिस्टम चाहिए जो मेरी आवाज को कैरी करके ले जाएगा। या अगर मुझे एयर टू एयर भेजना है, जैसे आजकल आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM सभी के कारों में होता है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर हमारी आवाज को एक हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज के साथ मॉड्यूलेट करके भेजते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में चीज क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए वो बहुत दूर तक चली जाएगी बिना थके, खत्म नहीं होगी, फेड नहीं होगी। ये फायदा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स। याद रखें, रेडियो वेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। जहां भी यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ही करते हैं, ताकि वो दूर तक डिटेक्ट कर देती हैं। अब होता क्या, देखो ये आपका कोई एक प्लेन उड़ता हुआ आ रहा है और ये मेरा रडार लगा हुआ है, ठीक है। रडार के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर, ठीक है। ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर यहां से रेडियो वेव छोड़ेगा, ये यहां जाएगी। अब इसने, अगर यहां पे कुछ नहीं है, अगर यहां पे कुछ नहीं है तो ये वेव वापस नहीं आएगी। रिसीवर को कुछ नहीं मिला, इसका मतलब शांति है, यहां कोई चीज नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान ने मिसाइल भेजी, ये करा वो करा, तो कोई भी मिसाइल या कोई और ऑब्जेक्ट लाइक ड्रोन या कोई हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन इसके रास्ते में आया तो उससे टकरा के वेव यहां वापस आ जाएगी। जैसे ही वापस आएगी ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहां पर भैया कुछ था, उससे टकरा के ही रिफ्लेक्शन हुई है। एक्चुअली ये जो टकरा के वापस आना है इसको बोलते हैं इको, है ना, आवाज का वापस आना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन हो रही है, टकरा के वापस आ रही है। वो रिसीवर ने नोट कर लिया भैया कुछ है यहां पे, तो एक तो उसने क्या किया, डिटेक्ट, और उसने क्या अंदाजा लगाया यहां से, डिस्टेंस। कैसे, देखो मान लो ये जाने का डिस्टेंस है
ये d है ना, d डिस्टेंस है, d आने का है। तो टाइम मान लो लगा t, यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में मान लो टाइम लगा t, और डिस्टेंस कितना हो गया 2d, और जो रेडियो वेव्स की स्पीड है वो मान लीजिए है v। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है v, डिस्टेंस 2d अपॉन टाइम t, तो d इज इक्वल टू vt बाय 2। देखो अगर मुझे स्पीड पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, रेडियो वेव्स की, मुझे पता होगी, मैं ही तो भेज रहा हूँ भाई। टाइम भी पता है मेरे को, कितना टाइम जाने में कितना टाइम टकरा के आने में लगा इस ऑब्जेक्ट से, मुझे नहीं पता ये ऑब्जेक्ट क्या है अभी। टाइम भी नोट हो गया, 2 से डिवाइड किया, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस मतलब मैंने रेंज पता लगा ली भाई किस रेंज में ऑब्जेक्ट है वो, 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे है, 30 मीटर पे है, तभी मेरा रडार मुझे बता देगा कि यहाँ कुछ है। तो तुरंत मेरा जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको एक, अगर तो ये एरोप्लेन है तो एरोप्लेन वालों के पास एक कोड होता है, वो कोड उनको बताना पड़ता है। यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एटीसी, एटीसी उनसे पूछेगा कि व्हाट इज योर कोड। अगर वो कोड नहीं बता पाए, अगर अपनी जानकारी नहीं दे पाए, तो यहाँ से एक मिसाइल फायर करेंगे, ऑटोमेटिक उड़ा देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि कोई भी खतरे को भांपने के लिए रडार लगाए गए हैं। रडार भी कई तरह के हैं, प्राइमरी रडार, रडार, सेकेंडरी सर्विलेंस रडार, कई तरह के रडार हैं। अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कि रेडियो वेव्स की मदद से, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की मदद से आपने इस ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया। सिद्धांत क्या है, सिंपल, वही रिफ्लेक्शन ही हो रही है, यहाँ से गई टकरा के यहाँ आ गई। अगर कुछ ना होता तो यहाँ रिसीवर में कुछ ना आता, शांति से बैठते वो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये रडार हर समय ऐसे पूरा 360 डिग्री घूम के रेडियो वेव्स फेंकता रहता है। अगर किसी चीज टकरा के वापस आ गई तो उस चीज की रेंज पता लगाने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, और अगले 5 सेकंड में उड़ा देगा उसको, अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया तो, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी यूज नहीं हो सकती। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दिस इज ऑडिबल रेंज, ऑडियो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ये, क्लियर। और ये वाला सिंपल प्रिंसिपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कितना है ये। डिस्टेंस निकल गया तो आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, उसको मारना है, उसको गिराना है, क्या करना है, फिर उस पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनार। अभी सोनार क्या चीज है, अभी तक तो हमने देखा कि अगर हवा के अंदर, एयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसके बारे में पता नहीं है, तो वहां पे हमारा रडार हमारी हेल्प कर देता है विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो एक और वेव्स होती हैं, इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स है वो, अल्ट्रासोनिक, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है सोनार। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये कहाँ यूज होती है भाई, बड़ा आसान है। यहां पर ये डीप समुंदर है, समुंदर के अंदर आपको पता है पनडुब्बीज घूम रही होती हैं, है ना, पनडुब्बियां, सबमरीन्स, जिनको हम सबमरीन्स बोलते हैं, ये घूम रही होती हैं। तो क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए ये दुश्मन का है मान लीजिए, ठीक है, और ये एनिमी है, और ये मान लीजिए कहीं पर, अगर आपने इसको और देखना हो इसका एग्जांपल, तो एक हिंदी मूवी आई थी बॉलीवुड में, द गाजी अटैक, उसमें सोनार का यूज दिखाया गया कैसे होता है, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर कहीं पर इस हाइट पे मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा सबमरीन है, ठीक। तो यहां से क्या होता है, हमारा सोनार काम करता है और ऐसे ऐसे वेव्स भेजता रहता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगर यहाँ पे कोई एनिमी का सबमरीन है आसपास कहीं, उसकी रेंज में आ गया, तो यहां से टकरा के वो अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस जाती हैं। यानी कि इसमें भी दो होंगे, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमिट करेगा, वेव आई, टकराई, वापस चली गई रिसीवर के पास। आने और जाने का डिस्टेंस हो गया 2d, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हो गया 2d, टाइम हो गया t,
स्पीड हो गया v, जिस स्पीड से आपने ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी हैं। तो यहाँ से d क्या आ जाएगा, vt/2, सेम फार्मूला। सिर्फ वहां पे रडार में रेडियो वेव्स यूज करते थे और एयर के ऑब्जेक्ट्स को पता लगाते थे, यहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक, मतलब साउंड वेव्स ही हैं बट हाई फ्रीक्वेंसी की। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाएगा और उन वेव्स को भेजा जाएगा और टकरा के जब वापस जाएंगी वो रिसीवर में, तो बता देंगे कि डिस्टेंस कितना है, रेंज पता लग जाएगी, नेविगेट कर लेगा कि यहाँ है कहाँ पर है। तो फिर उसके हिसाब से हम अपने इसको नीचे लेके जाएंगे, यहाँ सामने से एक मिसाइल छोड़ेंगे और इसको उड़ा देंगे। क्लियर, ये तरीका है। इसको और डिटेल में अगर आपने देखना है ना इंटरेस्टिंग, तो एक मूवी आई थी द गाजी अटैक, उसको आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ दिखाया है कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम ऊपर नीचे ले जाके इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल है, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स था, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स है। और ये समुद्र के अंदर जो डीप ऑब्जेक्ट्स हैं उनका पता लगाने के लिए यानी कि नेवी यूज करती है सोनार को, और उसको कौन यूज करता है, एयरफोर्स या आर्मी। क्लियर। इसका एक और फायदा भी है अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक से अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हो अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनकी मदद से हम किसी मैटर के अंदर, मान लो आपके पास मेटल का इतना सा पीस है कोई, ठीक है, उसके अंदर कहीं डिफेक्ट है या नहीं है तो वो पता लगा सकते हो। मान लो इसके अंदर यहाँ पर एक क्रैक है, जो अंदर है बाहर की सरफेस से नहीं दिख रहा। मान लो ये कोई चीज है इसके, या ये है मान लीजिए, इसके अंदर बाहर कोई क्रैक नहीं है लेकिन अंदर क्रैक है कहीं, तो आप क्या करो, इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजो, जहां क्रैक होगा वहां से जो आपको यहां आगे जाएगी वेव वो कम जाएगी, और जहां पे क्रैक नहीं होगा तो पूरी की पूरी चली जाएगी वेव, अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर क्रैक है। तो क्रैक की पोजीशन का पता लगाने के लिए, क्रैक की डेप्थ का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं, जो बिना तोड़े, बिना नुकसान किए टेस्ट कर देती हैं। इसलिए इस प्रकार की टेस्टिंग को बोलते हैं एनडीटी। आपको कोई नहीं बताएगा ये चीजें, मैं बता रहा हूं सिर्फ। एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो किसी भी मटेरियल को बिना तोड़े, डिस्ट्रक्ट किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना, उसका विनाश किए बिना, तोड़े बिना, नॉन का मतलब नहीं तोड़ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है ये। आपको इसको तोड़ के देखना, कि तोड़ के देखते हैं इसको, पेन को, इसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं है, क्रैक है तो नहीं है, तो फायदा क्या हुआ फिर। आपको बिना तोड़े पता लगाना है। तो दो मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन कौन से। एक तो ये हो गया, और अंदाजा आपको कुछ, एक मेथड है एक्सरे। जब एक्सरे डालोगे, मान लो मेरी हड्डी यहाँ से क्रैक है, अब मुझे पता लगाना है, तो एक मेथड तो क्या है, डॉक्टर मेरा यहाँ से फाड़ के देख ले भाई हड्डी कहाँ से क्रैक है, वो तो बड़ा पंगे वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है, डिस्ट्रक्ट हो गया ना मेरा शरीर। लेकिन अगर बिना उसके पता लगाना है तो कौन सा मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सरे करवाऊंगा और एक्सरे में आ जाएगा यहाँ पर कहाँ पर क्रैक है। ऐसे ही मेरे पेट में कहाँ प्रॉब्लम है, पेट खोल के थोड़ा चेक करेगा डॉक्टर, क्या करेगा वो, अल्ट्रासाउंड करेगा, यानी कि वो अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करेगा और आपके पेट के अंदर की बीमारी का पता लगाएगा। ठीक है, तो यही अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके आप सोनार तकनीक का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, किसके अंदर, डीप सी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। और रडार क्या था, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज करते हो, प्रिंसिपल सेम होते हैं। उसमें रेडियो वेव की रिफ्लेक्शन होती है एयर के अंदर, और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है पानी के अंदर। तो अब इसके बाद है कि जो हमने यूनिट चूज करना है मेजरमेंट के लिए, उसकी कोई खासियत होनी चाहिए, उसकी कोई खास करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यस, हर एक चीज को यूनिट नहीं बना सकते आप, हमारे चाचे का राज नहीं है यहाँ पे, हम किसी को भी यूनिट बना देंगे। यूनिट की कुछ खासियत होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की क्या खासियत होनी चाहिए, पहली बात, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है वेल डिफाइंड का, देखिए बड़ा आसान है। मैंने अभी आपको बताया कि मान लो मेरे पास ये एक कोई मैटर है, कोई मान लीजिए पेन है, जैसे अभी मुझे मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है। मैंने मेजर किया, अपने किसी स्टूडेंट का स्केल लिया, फुटा लिया, यहाँ लगाया, देखा ये 17-18 सेंटीमीटर है। अभी
नेचुरली आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 100 से डिवाइड करोगे 0.17 मीटर में कह दूंगा ये है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, मेरे को कैसे पता कि इसके स्केल के अंदर जो इतना सा डिस्टेंस 2 लाइनें लगाई हुई हैं उतनी लेंथ ही 1 सेंटीमीटर है, या मेरे को क्या पता कि यहां से लेके यहां तक इतनी लंबी लेंथ ये 1 मीटर होती है। मेरे को कैसे पता कि इतनी लेंथ 1 मीटर है, इतनी 1 मीटर नहीं है, या इतनी 1 मीटर नहीं है, ये कैसे पता? इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है कि भैया इतनी लेंथ ही 1 मीटर होगी। वो पता कहाँ दी गई है? मैंने आपको पहले शुरू के लेक्चर में बताया था कि वो लेंथ जब साइंटिस्ट की कन्वेंशन होती है वेट एंड मेजर्स की, पेरिस के अंदर मीटिंग हुई सबसे पहली मीटिंग, तो उस समय डिसाइड कर लिया गया कि इतनी लेंथ को 1 मीटर कहा जाएगा। वो कैसे डिसाइड किया, कैसे डिफाइन किया, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, वो डिटेल में चीजें हैं सारी। तो इतना भी समझ लीजिए कि यूनिट वही काम करेगी जिसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, जिसको स्टैंडर्ड बनाया गया होगा कहीं। ऐसे नहीं है कि मैं कल को खड़ा हूं और मैं कह दूं कि इस चीज का यूनिट ये है, ऐसे थोड़ी ना, हमारा राज थोड़ी ना चल रहा है। मैं कह दूं कि आज से लेंथ का यूनिट अतुल है, तो वो थोड़ी ना हो जाएगा, उसको डिफाइन थोड़ी ना करा है मैंने, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम, खुद का नाम एम्पियर था, आपको पता होना चाहिए। उसने करंट के बारे में सारी स्टडी की थी, तो उसके नाम पे उसको ऑनर देने के लिए करंट का जो यूनिट रखा गया वो रखा गया एम्पियर, है ना। ऐसे एक साइंटिस्ट था न्यूटन, तो न्यूटन को ऑनर देने के लिए उसको फोर्स का यूनिट बना दिया गया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। उसको ऑनर दिया साइंटिस्ट को, और कुछ नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने तो कुछ किया, उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया, उन्होंने कह दिया कि इतना इतना फोर्स 1 न्यूटन कहलाएगा। डेफिनेशन दी ना, अगर 9th में आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन फोर्स कब होगा, तो उसने बताया कि जब मास 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो हम कहेंगे कि उतना फोर्स 1 न्यूटन है। स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है, मतलब वेल डिफाइंड है वो यूनिट। ऐसे नहीं है किसी भी चीज को यूनिट बना दो, तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। नंबर 2, यूनिट should be of suitable size। अब सुटेबल साइज का क्या मतलब बना? देखो, मान लो मैंने कहा कि मुझे 1 करोड़ किलोमीटर दूर डिस्टेंस को मापना है, तो मैं किलोमीटरों में थोड़ा नापूंगा, मैं तो कुछ और यूनिट यूज करूंगा। जैसे आपको बता देता हूं, अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को देखते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, वहां किलोमीटरों में काम नहीं चलता। तो उन्होंने एक नए यूनिट्स बनाए, जैसे एक यूनिट बनाया लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर, ये रखा गया लगभग, देख लेना यही होता है। तो 1 लाइट ईयर में इतने मीटर हैं, बहुत किलोमीटर हो गया यानी कि। तो अभी मैं बार बार किलोमीटर क्यों कहूं, मेरा बेसिक यूनिट तो मीटर ही है ना, देखो। लेकिन मैं अब बार बार इतने मीटर 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 लिखने की बजाय मैं सीधे लिखूं 1 लाइट ईयर, मैं ये कह दूंगा कि वो फलाना फलाना प्लेनेट है, फलाने फलाने प्लेनेट से 10 लाइट ईयर दूर है। कितना सिंपल है बोलना, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइज मैटर करता है। अब यहाँ पे साइज क्या है, सिर्फ 10 लिया है मैंने कि 10 लाइट ईयर, क्यों? मुझे पता लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर होते हैं। ऐसे ही यूनिट का एक सुटेबल साइज होना चाहिए। ये नहीं है कि यूनिट बहुत बड़ा है, उसको लिखने में पागल हो गया बंदा, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी खास चीज है जिसको आपने ध्यान देना है। उसके बाद तीसरी चीज कि जो यूनिट है उसका रिप्लिका अवेलेबल होना चाहिए। रिप्लिका क्या होता है? सेम चीज को दोबारा रिप्रोड्यूस करना। यानी कि मैंने यहां एक यूनिट बनाया, न्यूटन ने फोर्स का यूनिट कहां बनाया होगा, आपको क्या लगता है? अपनी कंट्री में, लेकिन उसका रिप्लिका यहां भी अवेलेबल है। हम कह सकते हैं ना कितना फोर्स लग रहा है तो 1 न्यूटन है। मेरे पास 1 किलोग्राम एक यूनिट बनाया गया, किसका? मास का। यहां थोड़ा ना बनाया गया है, मैंने आपको बताया पेरिस में कन्वेंशन हुई थी, वहां डिसाइड हुआ था कि 1 किलो है, तो उसका रिप्लिका तैयार होकर हर कंट्री में पहुंचा ना। ये तो नहीं कि उसका रिप्लिका उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्लिका होता है बिल्कुल सेम हू बहू बनाना, तो स्टैंडर्ड से ही बनाना। तो वो स्टैंडर्ड कहां पर है? स्टैंडर्ड यूनिट वहां रखा हुआ है, उसको देख के यहां बनाए गए सारे, ठीक है। तो रिप्लिका जरूर होना चाहिए उसका अवेलेबल, अगर नहीं है तो फिर वो यूनिट बेकार है। यूनिट की खासियत ही तभी है अगर उसके अंदर ये चीज है। उसके बाद शुड नॉट चेंज विद टाइम, शुड नॉट चेंज विद टाइम। भाई यूनिट अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो गया तो फिर यूनिट कहाँ का है? मैं कह दूं जी आज तो ना
मैंने मास को किलोग्राम में मापा है, कल ठंड हो जाएगी ना, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये किलोग्राम नहीं है, ये ना कुछ और ग्राम बन गया, ये थोड़ा ना पॉसिबल है। यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, इनके साथ यूनिट्स चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में वो है कि जितनी अभी हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और उन 7 के यूनिट्स देख लिए थे। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बहुत सारी हैं, लगभग 30-40 हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम और उनके यूनिट्स जो आपको धीरे धीरे याद करने हैं, वो याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे हर जगह, चाहे आप बीएससी करें, चाहे एमएससी करें, चाहे आप बीटेक करें, आपको हर जगह काम आएंगे, राइट। तो वो मैं यूनिट्स आपको धीरे धीरे बताता जाता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करें या उसको ध्यान से समझें, और फिर जब आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे धीरे धीरे तो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ है उसको सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला यूनिट है, जो सबसे पहली डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। इधर डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाएगी, इधर आ जाएगा यूनिट, कि उसका यूनिट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले है एरिया, सबसे आसान वाला लेके चलते हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या है बेसिकली, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या स्क्वायर है तो लेंथ इनटू लेंथ, तो ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है, तो लेंथ इनटू लेंथ भी लेंथ स्क्वायर हो गया, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो आपने निकाला है एरिया, ये बेसिकली उस MLT और जो बाकी 4 क्वांटिटी 7 क्वांटिटी, उनमें से एक क्वांटिटी को लेकर ही बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो उनका जो तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट वास्तव में तीनों लेंथ ही हैं, तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, 3 टाइम लेंथ हो गया, तो मतलब मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत ही आसान है। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होती है, आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 9th में आपको फर्क बताया था कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में +1 में अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स में। तो स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी हो, है वो डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस का जो यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस वास्तव में क्या है, लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। और बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पे मीटर में है ना, वहां पे हम एंगुलर देंगे, तो एंगल का यूनिट मैंने आपको कल बताया था, प्लेन एंगल का, रेडियन, तो उसका हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। वास्तव में जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, याद रखिएगा ओमेगा, और स्पीड को v से या u से लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक होता है वेव नंबर, वेव नंबर, ये क्या है, सब आगे वेव के चैप्टर में आएगा। इसका यूनिट होता है पर मीटर, पर मीटर, क्लियर। उसके बाद है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। सो एरिया का यूनिट क्या होता है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की बात करें, बताइए एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो करंट का यूनिट हो गया, करंट डेंसिटी का हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखिए एम्पियर तो हो गया करंट का यूनिट, डेंसिटी के लिए मीटर स्क्वायर यूज किया है यहाँ पे हमने, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वांटिटीज हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नई क्वांटिटी है जो आपने पहले शायद ही सुनी होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
ये क्या होती है +1 में भी डिटेल में इस पे एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। ये होता है, इसका फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I mr²। m क्या है मास, r होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ क्वांटिटीज़ के नाम और उनके यूनिट्स को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, काम आ सकते हैं आपके। तो m हो गया आपका मास, मास का क्या होता है kg, और रेडियस लेंथ ही हो गया, लेंथ का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर है ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी ये मैंने आपको 6-7 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बताई, उनके यूनिट्स बताए। और भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट डायरेक्ट उन मास लेंथ टाइम से ही आए हैं, बट डायमेंशंस की टर्म्स में आते हैं वो यूनिट। तो वो यूनिट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, उनको आप किसी फार्मूले से निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको साइंटिस्ट के नाम पे भी रखा गया है ज़्यादातर को। जैसे सबसे पहले है डिराइव्ड क्वांटिटी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड, है ना। फैरड बहुत बड़ा यूनिट है जो कि चार्ज को शो करता है। जैसे हमने कहा कि इतना इसके अंदर, अगर मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है, तो उस कैपेसिटर के अंदर उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसका एक फार्मूला होता है Q = CV। तो C = Q/V, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है, इसका खुद का यूनिट अगर आप यहाँ से देखेंगे, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसका होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, वैसे तो इसका यूनिट है कैपेसिटेंस का कूलम पर वोल्ट, बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए इसका यूनिट रख दिया फैरड, ठीक है। अगर आपके घर में पंखे होते हैं, कई बार पंखा स्लो हो जाता है, तो आप देखते हो कि उस पंखे को तेज करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रीशियन है वो एक कैपेसिटर लगाता है, जिससे कि वो उसको चार्ज मिलता है, स्टोर करता है, और वो पंखे को एक बार में, पहली बार में स्पीड दे देता है, ठीक है। इसकी भी ये भी आपके जब +2 में आप जाएंगे तो डिटेल में इसका फैन का भी जो मोटर है, इसका भी आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो जो उसमें कैपेसिटर होता है वो माइक्रो फैरड में होता है, क्योंकि 1 फैरड इज ए वेरी बिग यूनिट, एक्चुअली वेरी बिग यूनिट, ठीक है। तो जनरली जो बाजार में यूज़ किए जाते हैं, जो मिलते हैं, वो मिलते हैं माइक्रो फैरड, पीको फैरड, ठीक है, इस रेंज में मिलते हैं। पीको मीन 10⁻⁻12, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, इतनी कम वैल्यू है, ठीक है। तो जनरली फैरड, माइक्रो फैरड, पीको फैरड इनमें मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी एक क्वांटिटी है। अब विस्कोसिटी क्या होती है आपको बता देता हूं। आपने शहद देखा होगा, जब आप शहद को किसी बोतल में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, उसका जो फ्लो है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर वही पानी हो, पानी को आप यूँ करो तो एकदम से ऐसे फैल जाता है, बट अगर आप शहद को करेंगे तो शहद बहुत धीरे धीरे फैलेगा। इसका मतलब कि शहद जो है, शहद की जो लेयर्स हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है वही विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, आम भाषा में कहें तो विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन है। कितना गाढ़ा लिक्विड, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, ठीक है, जिस कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा उसकी जो विस्कोसिटी है उतनी ज़्यादा होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वैसे उसका सिंबल होता है ईटा, तो उसका यूनिट है डेकापोइस, डेकापोइस, ठीक है, ये भी एक यूनिट है। उसके बाद अगली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, अभी मैंने बता ही दिया था आपको यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। ये भी साइंटिस्ट जो था कूलम, उसके नाम पे उसको ऑनर देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है अगली डिराइव्ड क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। आप कहेंगे कि सर कैपेसिटेंस का यूनिट आप बता रहे हो फैरड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता रहे हो डेकापोइस,
इलेक्ट्रिक चार्ज को बता रहे हो कूलम, ये तो फिर उसमें आई ही नहीं जी, ना लेंथ की फॉर्म में, ना मीटर, ना टाइम, जो आपने 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट बताए थे उनकी टर्म में तो आ ही नहीं रहे। बता तो रहा हूँ उन्हीं की टर्म में है, देखो यहाँ उन्हीं की टर्म में तो है कूलम पर वोल्ट। फिर कूलम को फिर चेंज किया, अगर चार्ज को चेंज कर लें तो क्यू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर और वोल्ट हो गया नीचे। अब वोल्ट को भी चेंज कर लें अगर हम, ठीक है, करंट की फॉर्म में, तो वहाँ फिर ये सारे का सारा जो कैपेसिटेंस है ये उन्हीं 7 की टर्म में किसी 2 या 3 की टर्म में आ जाएगी। टाइम होगा, करंट होगा, 7 क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन उतना लंबा याद कौन रखेगा, इसलिए उसको छोटा कर दिया, उसको साइंटिस्ट को सम्मान भी दे दिया, उसके नाम पे इसका रख दिया, किसका जो यूनिट है वो कूलम है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज ही है। अल्टीमेटली जब इनके फार्मूलाज को डिराइव करोगे तो करते 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 वो जो 7 क्वांटिटीज मैंने कल बताई थी ना फंडामेंटल, उन्हीं के साथ जुड़े होंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये +2 में आएगी, ठीक है। हाँ, ये होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ मच इंटेंस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है ना, जो करंट को अपोज करता है उसका यूनिट होता है ओम, क्लियर। उसके बाद है फिर फोर्स, फोर्स भी डायरेक्ट क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन। देखिए जब भी आपको यूनिट लिखना है ना तो पहला अक्षर छोटा लिखना है, अगर आपको सिंबल लिखना है तो कैपिटल में लिखना है। ध्यान रखें ये लिखने का तरीका है, जब आपको यूनिट लिखना, मान लो मैंने लिखा है 5 न्यूटन तो ऐसे लिखूंगा। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं 5 न्यूटन, ये गलत है, ये सही है। और अगर आपको पूरा नाम नहीं लिखना न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं लिखना, आपको एन लिखना है, तो फिर आप ऐसे लिखोगे 5N, तब कैपिटल एन आएगा, तब स्मॉल एन नहीं आएगा। अगर नाम है तो पहला अक्षर छोटा आएगा हमेशा, अगर सिंबल है तो सिंबल कैपिटल में होगा हमेशा। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। ये भी सब वहां डिसाइड हुआ था जब कन्वेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको मालूम है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, हाउ मेनी वाइब्रेशंस आर देयर इन 1 सेकंड, कि कोई चीज कितनी बार हो रही है एक टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, एसी आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। यही आप यूएस में चले जाएं तो वहां कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। आपको बता देता हूं इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो होती है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज लेते हैं 220। लेकिन यूएस के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज और वोल्टेज होती है 110। जब आप कभी यूएस या बाहर से कोई भी कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक बटन लगा होता है, उस पर लिखा होता है 110 या 220। अगर आपने 110 पे कर दिया और यहाँ लगा दिया इंडिया में तो उड़ जाएगा वो, उसको 220 पे रखना पड़ेगा। अगर आप यूएस जाएंगे तो आप वहाँ जाके, वहाँ तो 110 वोल्ट आती है, तो उसको 220 पे रख दोगे चलेगा ही नहीं, वो 110 पे ही चलेगा। वहाँ नुकसान नहीं होगा, यहाँ नुकसान हो जाएगा। यहाँ थोड़ी वोल्टेज पर रखा, ज़्यादा दे रहे हो तो उड़ जाएगा वो, ठीक है। तो इतना फ़र्क है फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इम्पल्स। इम्पल्स ये आपने 9th में पढ़ा था। इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम। याद है जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब एक जो बॉलर है जब वो कैच करता है बॉल को तो यूं ले आता है अपने हाथ को पीछे की तरफ, उससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, तो जो उसके हाथ के ऊपर इफेक्ट होता है, चोट है, वो कम लगती है। तो ये इसी से था। तो फोर्स इनटू टाइम उसका फार्मूला होता है इम्पल्स का, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड जो है वो उसका यूनिट होता है, क्लियर। तो न्यूटन सेकेंड यूनिट है इम्पल्स का। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये भी डायरेक्ट क्वांटिटी हैं जिनके यूनिट इनडायरेक्ट लिखे हुए हैं, डायरेक्ट उनकी टर्म में ले जाना मुश्किल है क्योंकि वो बड़े लेंथी हो जाते हैं, इसलिए उनके शॉर्ट नाम रख दिए हैं हमने। इनको भी आपने मेमोराइज कर लेना, आगे हमेशा काम आएंगे लाइफ में जब तक आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है।
तो इसके बाद जो और यूनिट्स हैं, कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि इंडक्टेंस, जिसको एल से लिखते हैं ना, उसका होता है यूनिट हेनरी। हेनरी हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे रखा गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इंडक्टर है, एक चौक कॉइल होती थी पहले, ट्यूब में लगती थी, वो इंडक्टर ही होती थी। ठीक है, तो जो इंडक्टर है इसके बारे में भी +2 में डिटेल में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, वहाँ भी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इंडक्टेंस मीन चौक कॉइल। उसके बाद है नेक्स्ट ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। ल्यूमेन, क्लियर। उसके बाद है फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है वेबर। वेबर, क्लियर। उसके बाद है फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। अगर आपको याद हो, जब आप MRI कराने जाते हैं तो लिखा होता है 2 टेस्ला 3 टेस्ला। इसका मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ना, उसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है वो, कि उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। वाट, ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, 100 वाट का बल्ब हम बोलते हैं, है ना, तो वो वाट उसकी पावर है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, आपके घर में मीटर लगा होता है, आपके घर में बिल आता है बिजली का, तो जब आप देखते हो बिजली का बिल जब आता है, उसमें लिखा आता है, आपके घर के बोलते हैं बड़े यूनिट जल गए यार। यूनिट का मतलब क्या है? 1 यूनिट। 1 यूनिट इन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हुई तो 1 यूनिट चला, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। क्लियर। इसका मतलब जो आपके मीटर मेजर कर रहे हैं, जो बाहर इलेक्ट्रिकल मीटर लगे हुए हैं, क्या मेजर कर रहे हैं वो, कि आपके घर में एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी खपत है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। जितनी ज़्यादा बल्ब लाइटें सब जलाओगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी किलोवाट आवर में। जितने किलोवाट आवर ज़्यादा होंगे उतने यूनिट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है आम भाषा के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद एब्जॉर्ब डोज, ये क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट होता है ग्रे, GRAY, नॉट GREY, GRAY। डोज क्या होती है? आप कई बार एक्सरे कराने जाते हो, है ना, तो एक्सरे वाला आपको वैसे खड़ा करके और एक कहता है सांस रोको, और आप रोकते हो। अगर आपने चेस्ट एक्सरे कराना है तो वो एक्सरेज डालता है आपकी चेस्ट के ऊपर और उसकी पिक्चर सामने आ जाती है। ठीक है, तो वो जो एक्सरे उसने डाली ना, उसकी डोज आपकी बॉडी के अंदर गई है। एक्सरेज आपकी ब्लड, आपके टिश्यूज, आपके सेल्स, सब में गई है वो। ठीक है, तो उस कितनी एक्सरेज की इंटेंसिटी आपकी बॉडी के अंदर गई है उसको बोलते हैं डोज। कौन सी डोज? एब्जॉर्ब्ड डोज, यानी कि आपने कितनी एब्जॉर्ब की है। ये टर्म बेसिकली रेडियो एक्टिविटी से आई है। रेडियो एक्टिविटी आप +2 में पढ़ेंगे। वैसे बता देता हूं कि दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें से अपने आप रेडिएशंस निकलती रहती हैं। 3 प्रकार की रेडिएशन जनरली निकलती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो अपने आप एक्टिव रहते हैं और करोड़ों साल में जाके उनके जो उनमें डिके होता है, बहुत धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। और उनमें से जो रेज निकलती है, अगर वो हमारी बॉडी में चली जाएं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ रेडियो एक्टिव जो कचरा था, जो रेडियो एक्टिव बाई चांस किसी कबाड़ी को मिल गया, प्लूटोनियम मिल गया, है ना, तो वो उसने अपने पास रख लिया, उसको लगा पता नहीं क्या चीज़ है, तो 15 दिन में वो मर गया। क्यों? उसके अंदर डोज होती है, वो रेडिएशन लगातार निकाल रहा है, रेडिएशन उसके अंदर जाती रही, अंदर से सेल सोल टिश्यू सब खत्म हो गए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो कितनी डोज है, कितनी डोज एब्जॉर्ब की, वो ग्रे में मेजर की थी। ग्रे उसका एक यूनिट है। ठीक है जी। तो ये कुछ
हैं जो आपको आगे काम आ सकते हैं। ठीक है।